नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरजीत वर्मा और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल हरियाणा से। दोस्तों, आजकल इंडिया से बाहर जाने वालों की कमी नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा घूमने के लिए इंडिया से बाहर काफ़ी कंट्रियों के अंदर जाते हैं और उनको काफ़ी पैसे उस कंट्रियों के वीज़ा के लेने, कभी वर्क परमिट है, स्टडी वीज़ा है, उसके अंदर काफ़ी पैसे लग जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो होती हैं पैसे लगने की, कि कौन कौन सी फ़ीस होती है, किस तरह से आपकी टिकट है, किस तरह से आपके जाने का खर्चा है, किस तरह से उस कंट्री का खर्चा है, वो सब शायद आपको किसी तरह का कोई व्यक्ति नहीं बताता। रितेश जी हैं जो आपको आज डिटेल के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, ताकि आपने अगर इंडिया से बाहर कहीं घूमने जाना है, स्टडी वीज़ा जाना है, वर्क परमिट जाना है, जब भी जाना है, तो इनकी एक एक बात आपके काम आने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। हाँ जी सर, आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को, जिस तरह से लोग इंडिया से बाहर जाते हैं? काफ़ी संख्या में लोग आजकल जाने लग गए हैं, क्योंकि वर्क परमिट भी है और स्टडी वीज़ा भी है। कई लोग घूमने भी जाते हैं और एजेंट जितनी फ़ीस उनको कहते हैं तो उन्हें उनको उनकी उनकी बातों पे विश्वास करना पड़ता है उन्हें, जबकि उन्हें हकीकत नहीं पता होता अंदर की क्या, कितनी फ़ीस है, किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो किस तरह से आप लोगों को बताओगे, कि किस तरह से अवेयर करोगे कि लोगों को पता लगे कि बाहर जाने से पहले किस किस चीज़ों का ध्यान रखें? हरजीत सर, पहले तो आपका थैंक यू, आप मेरे बुलाने पर आए हैं। और जैसे कि आप मेरे से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, मैं इसके बारे में जरूर अवेयर करूंगा आजकल की पब्लिक जो मोस्टली बाहर जाना चाहती है। तो बेसिकली क्या है कि मेरा जो 4 से 5 साल का कैरियर रहा है वीज़ा काउंसलर में, तो वो मेरा चंडीगढ़ मोहाली में रहा है। और वहाँ पे ही ये मोस्टली काम ज़्यादा होता है और पेड एड्स और ज़्यादा प्रमोशन एड्स वहीं पर चलती हैं। तो इसमें हम पहला पॉइंट पकड़ते हैं कि वर्क परमिट, जो आजकल बहुत फेमस हुआ है और ज़्यादातर ये प्रमोट होता है मोहाली चंडीगढ़ में। और ये पहले के मुकाबले अब कम हो गया है, अवेयर हो गए हैं लोग, बट कहीं कहीं आज भी मैंने लोग अपने ऑफिस में भी, जहाँ मैं जॉब करता था, मैंने देखे हैं। और वहाँ पे मैंने 40 50 साल की उम्र के लोग भी देखे हैं आते हुए। और इसके अलावा मैंने महाराष्ट्र, अपना उत्तर प्रदेश, इतनी दूर दूर से लोग फ्लाई करके आते हैं, जबकि वर्क परमिट लगाने आते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि वर्क परमिट एक्चुअल में है ही नहीं। कनाडा वर्क परमिट एक्चुअल में फ़ेक है जो वो प्रमोट करते हैं। कनाडा वर्क परमिट की सच्चाई ये है, और उनका पैटर्न क्या है लोगों को फंसाने का, कि वो पहले उनकी एक पेमेंट रहती है 3,000 रुपये, 5,000 रुपये मैक्सिमम। तो इतना बंदे को देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और कोई ज़्यादा क्वेश्चनिंग भी नहीं करता कनाडा के नाम पे। सेकंड, उनका क्या रहता है प्रोसेस, कि आपका मेडिकल करवाएंगे। ठीक है, मेडिकल के लिए उनके पहले ही अपना हॉस्पिटल से टाई अप्स होते हैं और उन्हीं हॉस्पिटल्स में वो भेजते हैं। तो उनकी भी रेशो रहती है वहाँ पे। रेशो कितनी रहती है आई डोंट नो, बट उनकी रेशो रहती है। वो हॉस्पिटल से भी आधा चार्ज, या जितनी भी उनकी रेशो रहती है उतना चार्ज कर लेते हैं। तो ये इनकी सच्चाई है। और बाद में आपको 2-3 महीने लटकाने के बाद आपको बोल देंगे कि आपका रिफ्यूज़ल आ गया, जबकि ये एक्चुअल में होता ही नहीं है। और हम और आप या कोई भी बंदा वो रिफ्यूज़ल लेटर चेक ही नहीं करवाता, क्योंकि उसके पास इतने राइट्स ही नहीं होते। और मतलब उसके पास कोई ऐसा सोर्स ही नहीं है कि उसको चेक करवा ले। और बंदा ये सोच सोच के मतलब परेशान हो जाता है कि मेरी रिफ्यूज़ल आ गई है, और वो अदर कहीं पर ट्राई ही नहीं करता कि रिफ्यूज़ल आने के बाद, क्योंकि चांसेस कम हो जाते हैं दूसरी कंट्री में या किसी भी और चीज़ में अप्लाई करने के लिए। तो इसलिए वो अप्लाई ही नहीं करता, और जबकि वो वर्क परमिट उसका अप्लाई हुआ ही नहीं होता, क्योंकि वो फेक है। तो इसमें कितने पैसे लग चुके होते हैं? जैसे रिफ्यूज़र आने से पहले पहले कितने पैसे ले चुके होते हैं सर, वो ये लोग? एजेंट पे है कि वो कितना चार्ज करता है, कि वो आपको ये इस तरीके से फंसाता है कि हम आपके ऊपर पैसे लगा रहे हैं, आपके लीमिया के इतने चार्जेस हैं, कंपनी आपके ऊपर पैसे लगा रही है, तो हमको मतलब एज ए सिक्योरिटी अमाउंट इतनी चाहिए। कंपनी आपके ऊपर 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही है, जबकि वो होता ही नहीं है। और उनके पास आईटी वाले बंदे पहले से बैठे होते हैं जो आपको लीमिया भी फेक छाप के देते हैं, आपका जो ऑफर लेटर आता है वो भी फेक छाप के देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि जब आपकी रिफ्यूज़ल लेटर आएगी तो वो भी फेक होती है। तो सुना आप सब दोस्तों ने, ये तो था वर्क परमिट का, जिसके अंदर आप देखिए कि जैसे जैसे इन्होंने बताया हमें कि आप किस तरह से धोखाधड़ी से बच सकते हैं और क्या क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है स्टडी वीज़ा। हाँ जी। एक चीज़ मैं इसमें और क्लियर करना चाहूँगा कि आप खुद अपनी अवेयरनेस कीजिए। मतलब अब आजकल पोर्टल पे सब कुछ ओपन है।
जैसे कि कनाडा में स्किल्ड वर्क परमिट्स निकलते हैं, लेकिन जैसे कि नर्सिस के लिए या कि उनमें कोई अपना स्किल होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि वहाँ पे ज़्यादा ट्राला चलाने के लिए वर्क परमिट निकलते हैं, लेकिन उनके लिए भी 4 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका भी वर्क परमिट लग सकता है, क्योंकि अपना ट्राला चलाने वाले के लिए भी 4 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका वर्क परमिट लग जाएगा, जबकि आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और बड़ी बड़ी प्रमोशन चलती है, पैकिंग में जाए, अपनी जो सैलरी में से पैसे कटवाएं, ऐसे ऐसे वो प्रमोशन होती है वर्क परमिट। लेकिन जाने वाले तो काफ़ी लोग जाते हैं कनाडा भी, ट्राले चलाने भी, वर्क परमिट पे काफ़ी लोग जाते हैं, तो उनका क्या पीछे उनकी क्या सच्चाई है जाने की? सर एक्चुअली वर्क परमिट लगता ही नहीं है। वर्क परमिट मैंने 4-5 साल के कैरियर में सिर्फ गल्फ कंट्रीज़ के लगते हुए देखे हैं। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ के वर्क परमिट ज़रूर निकलते हैं, वही स्किल्ड कैटेगरीज होती हैं, उसमें भी 100 में से 1 या 2 कोई चांस होता है कि लग जाए। आइदर वो इंडिया से जो वर्क परमिट लगते हैं, इंडिया के पर्सनस को वो नहीं करते, गल्फ़ वालों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है इसमें कि गल्फ़ का एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है, तो गल्फ़ वालों का ही यूरोपियन कंट्रीज़ में लगता है, कनाडा में तो वर्क परमिट नहीं होता। तो किसी और तरह के वीज़े पे जाके वहाँ जाके काम करते हैं लोग, आपके कहने का ये मतलब है? किसी और तरह के वीज़े पे सर टूरिस्ट वीज़ा पे जाके लोग कन्वर्ट करवा लेते हैं वर्क परमिट में, ठीक है। इसके अलावा 2 नंबर में जाते हैं वाया डोंकी या वाया, आजकल एजेंट्स प्रमोट कर रहे हैं वाया सर्बिया से, ग्रीस से आगे शेंगन पर घुसा देते हैं किसी भी ज़रिए से, तो इस तरह से वो करते हैं और उनका काम सिर्फ पहुंचाने तक का होता है। आफ्टर ऑल अगर वो पकड़े गए, उन पर फ़ाइन पड़ता है, वापस भी भेज सकते हैं वो, तो सारा पैसा वो ख़राब ही है। तो ये तो वर्क परमिट था, उसके बाद स्टडी वीज़ा का किस तरह से रहता है? स्टडी वीज़ा सर अपनी अपनी मतलब कि अपना एलिजिबिलिटी के हिसाब से, अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से है। स्टडी वीज़ा एक जेन्युइन पर्पज़ है, अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप में लगाते हैं तो आजकल एजेंट उसमें, मैं सेकंड पॉइंट में हमारा ये है बाद में कि पैकेज, आजकल ये एक्चुअली स्टूडेंट की अपनी गलती है जिसमें वो फंसता है, जिसके कारण ये स्टडी वीज़ा मतलब पैकेज मार्केट में आया। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप के साथ जाना चाहिए। उसमें आपका जो भी एप्लीकेशन फ़ीस आती है, जो भी आपकी ट्यूशन फ़ीस आती है, आपके अकाउंट से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को जाती है, तो उसमें जो एजेंट का मार्जिन है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, और जो भी फ़ीस कट के आती है उसके नाम पे लोग पैसा खा लेते हैं एजेंट, ठीक है। और जो भी फ़ीस कट के आनी होती है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप में चलते हैं तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में वापस आती है आफ्टर रिफ्यूज़ल। तो ये पैकेज ना करके आप स्टेप बाय स्टेप के साथ जाएं। अब पैकेज के अंदर 2-3 बातें मैं और क्लियर करना चाहूँगा। अगर आप पैकेज में जाते हैं तो आपके साथ होता क्या है, पैकेज में 2 तरह के पॉइंट है। अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है तो भी वो आपकी फ़ाइल नहीं लगाएंगे। मैंने ये मोहाली चंडीगढ़ में देखा है। वो आपकी फ़ाइल तब भी, अगर आपका वीज़ा आ सकता है, आपके वीज़ा चांसेस अच्छे हैं, तब भी वो आपकी फ़ाइल नहीं लगाते। उनको रिफ्यूज़ल में पैसा ज़्यादा बचता है, क्योंकि आपका जब प्रोफाइल एलिजिबल होती है, आपका वीज़ा लग जाता है, तो कॉलेज से जो कमीशन आता है वो 2-3 महीने बाद आता है। और इन केस आप मतलब आपको रिफ्यूज़ल के नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप में पैसे देते हैं, वो उन मार्जिन में अपना खुश है। तो आप स्टेप बाय स्टेप के साथ जाएँ, उसमें आपकी फ़ाइल लगी भी नहीं होती इस केस में भी, और आपको रिफ्यूज़ल लेटर दे देते हैं। आप यही सोच के परेशान होते रहते हैं हमारा रिफ्यूज़ल आ गया, और कोई और कंट्री का आप जाते ही नहीं हैं। तो सुना आपने कि आप अगर इंडिया से बाहर स्टडी वीज़ा जा रहे हैं, इंडिया से बाहर आप वर्क परमिट जा रहे हैं, तो देखिए कि आप पढ़े लिखे हैं, इसीलिए आप बाहर जा रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप एजेंट के ऊपर विश्वास करेंगे, आप देखिए आप पढ़े लिखे हैं, आप पोर्टल के ऊपर सब कुछ चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बाहर जाने की, जैसे कॉलेज की अभी बताया कि कॉलेज की फ़ीस कैसे ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं आप अपने आप, तो ये सब चीज़ें आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उन चीज़ों को, हर चीज़ एजेंट पे ही डिपेंड रहे। आप खुद उस चीज़ों को चेक कीजिए, देखिए कि वो चीज़ असली है, नकली है, किस तरह से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि फंसते वही लोग हैं जो दूसरे एजेंट पे विश्वास करते हैं। अब एजेंट क्या है कि एजेंट आपको फंसाएगा कैसे? आपने एजेंट पे विश्वास किया और एजेंट की बात आपने मान ली, आपने किसी तरह का कोई ऑनलाइन चेक नहीं किया, तो उसमें क्या है कि आप फंसेंगे, आपके पैसे का भी नुकसान होगा, आपके टाइम का भी नुकसान होगा। और उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका कितना वहाँ पे वो वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो तीसरा जो हमारा वीज़ा है वो है टूरिस्ट वीज़ा। अब हमने आपको वर्क परमिट वीज़ा के बारे में बताया और हमने आपको स्टडी वीज़ा के बारे में बताया, उसके बाद हम आपको बताएंगे टूरिस्ट वीज़ा। हाँ जी, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
सर टूरिस्ट वीज़ा में एजेंट ये प्रमोट करता है कि हम आपसे जो पैसे हैं ना आफ्टर रीच ले लेंगे। अब रीच में क्या होता है कि आपकी सारी पेमेंट आफ्टर रीच जाती है, जहाँ भी आपने डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ पे पहुँचने के बाद बाय हुक और बाय क्रुक भी आप 2 नंबर में जा रहे हैं, जैसे भी जो भी आजकल मार्केट में चल रहा है, तो आपसे वहाँ पहुँचाने के बाद आपसे पैसे ले लिए जाते हैं जितना भी आपका कोट होता है। मार्केट रेट अगर हम शेंगन यूरोप कंट्रीज़ की बात करें तो 13 से 14 लाख रहता है। कनाडा की बात करें तो 30 लाख के नियर बाय रहता है, और यूएसए की बात करें तो 30 से 35 का रेट है। टूरिस्ट वीज़ा का रेट है ये टूरिस्ट वीज़ा रीच का रेट है। रीच का रेट। रीच का मतलब कि इससे पहले कि आपने कोई भी पैसा नहीं देना। इसमें भी दो तरह हैं कि कई एजेंट्स आपसे सिर्फ एम्बेसी फीस भरवा लेते हैं और कई एजेंट्स कुछ भी नहीं लेते, वो आपको रीच पे बोलते हैं और बंदा देता है। क्योंकि यूएसए के लिए आपने सुना होगा कि डोंकी में भी बहुत सारे लोग जाते हैं 2 नंबर में, तो इसलिए मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ। इसमें किसी की भी कोई सेटिंग नहीं होती है, ठीक है, कोई भी प्रोफाइल रेडी नहीं होती। 1-2 डॉक्यूमेंट पे आपके ऊपर एम्बेसी फ़ीस इन्वेस्ट की जाती है। इसके अलावा आपका प्रोफाइल थोड़ा तैयार किया जाता है, जिसकी हार्डली पेमेंट 15 से 20 हज़ार रुपया टूरिस्ट वीज़ा की। और यही गेम है इसके पीछे की रीच की। उनकी किसी की भी कोई सेटिंग नहीं होती एम्बेसी में। वीज़ा आना आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर गेम है, गेम इन द सेंस कि आप 10 बच्चे कोई भी अप्लाई करते हैं उनसे, उनके ऊपर वो 15 से 20 हज़ार इन्वेस्ट करते हैं, तो हम 2 लाख पकड़ते हैं। 10 बच्चों के ऊपर 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं, उनसे कोट होता है 15 लाख या 14 लाख, जो भी उनका कोट होता है पर पर्सन। तो 10 बच्चों के हिसाब से अगर 2 का भी वीज़ा आता है, 2 का वीज़ा आता है और उन्होंने 15 कोट किया हुआ है, 15 इंटू 2 30, ठीक है, 30 उनकी पेमेंट बन गई। पेमेंट 2 लाख इन्वेस्ट की है, तो 30 में से आप 2 निकाल दीजिए, 28। उन्होंने 2 बच्चों से 28 लाख कमा लिया 2 लाख रुपए लगा के। तो ये सच्चाई है इसके पीछे की। कोई भी किसी की भी सेटिंग नहीं होती है, सिर्फ आपको वीज़ा मिलेगा, वो आपके ऊपर गेम खेलेंगे। ये किसी भी कंट्री के लिए होता है। अब चाहे आपने शेंगन में जाना है, यूके में जाना है, यूएसए में जाना है, यूरोप में हमने बात कर ली, कनाडा के लिए ज़्यादा लोग प्रमोट होते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर एक गेम खेली जाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं इस है। तरह से ये सारे के सारे हैं एजेंट वगैरह। आपको क्या लगता है कि कितने एजेंट ये सब चीज़ें जो आप बता रहे हैं छुपाते हैं, या सभी एजेंट एक जैसे होते हैं? सभी एजेंट इन द सेंस आजकल अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी कम है। ये मोहाली, पंजाब, चंडीगढ़, पंजाब के रीजन में ये ज़्यादा चलता है। और आजकल एक नई गेम चली है सीडीसी। सीडीसी क्या होता है कि आपको यहाँ से सीडीसी का एक पासपोर्ट बनवा के, ये मरीन से रिलेटेड होता है, शिप से रिलेटेड उनका अलग पासपोर्ट बनता है। तो वो बनवा के आपको वहाँ पे, जैसे यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट होती है और वहाँ पे आप उतर जाते हैं और वहाँ पे आपको स्टे मिलता है होटल में 1 से 3 दिन का, तो वहाँ से बंदा आगे इलीगल हो जाता है। तो ये एक तरह का रीच का इसको नाम दिया गया है। इसमें भी बंदा आगे, उनका काम सिर्फ पहुँचाने तक होता है, उसके बाद वो सेटिंग अपने आप करेगा। इधर वो आगे पकड़ा जाए या उसको डिपोर्ट कर दिया जाए, उसके सारे पैसे, इसकी भी पेमेंट लगभग 30 लाख 32 लाख रहती है, उसके बाद वो सब खराब है। तो चौथा हमारा जो पॉइंट है वो है टीवी शो, ट्रू बिहाइंड टीवी शो। अब ये टीवी शो का क्या मतलब है, और ये इसके अंदर किस तरह की आप बातें बताएंगे? सर ट्रुथ बिहाइंड टीवी शो एक बहुत बड़ा पॉइंट है अपने आप में कि टीवी शो में जो भी अपना आपने ज़्यादातर, मैंने यहाँ पे तो चलो इतनी प्रमोशन नहीं है, पंजाब और मोहाली में ही ज़्यादा प्रमोशन मैंने देखी है। हर एक इमिग्रेशन की प्रमोशन देखी है और उनका वो प्रोग्राम पता नहीं अपने यूट्यूब, जब वो अपना रिकॉर्ड हो जाता है यूट्यूब और उनके फेसबुक पे लगातार चलता ही रहता है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? जैसे ही आपने देखा होगा देश विदेश में या चढ़ी टीवी, इन पे प्रोग्राम ज़्यादा चलते हैं। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? इसके पीछे की सच्चाई यही है कि वो एक पेड शो होता है। पेड शो इन द सेंस कि आप कह सकते हैं कि उनकी पेमेंट होती है 50,000, 60,000, 70,000, जितने भी उनका कोट होता है, जितना टाइम का है, वो उस हिसाब से उनकी पेड प्रमोशन होती है। और वो उनमें सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है कि क्या क्वेश्चन पूछने हैं, क्या नहीं पूछने हैं। इधर वो जो भी प्रमोट करते हैं 5 बैंड पे, 6 बैंड पे, और वो उनको जब भी स्टार्टिंग होती है उनको बोलते हैं कि एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, 10 एक्सपर्ट 10 जुड़े हैं हमारे साथ। तो हमको भी लगता कि ये टीवी पर आए हैं, ये बहुत बड़ी इमिग्रेशन है। वहाँ पे इमिग्रेशन बनाई भी इस तरीके से गई हैं कि आप अचानक उनकी मतलब देख के और आप आराम से फंस जाते हैं। तो उसमें क्या है कि वो जो भी उनसे पॉइंट पूछते हैं वो पहले से लिखे होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं, तो उनसे वही पॉइंट पूछा और वो जो बेचते हैं हम वो खरीदते हैं उनसे। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है कि टीवी शो चला, उसके बाद उनका यूट्यूब पे चला, उनके बाद फेसबुक पे 10 दिन चला।
अब उसमें से पता नहीं कितने जाने वो देख कर आएंगे और हमको भी अच्छे लगेंगे कि यार ये एक्सपर्ट बता रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, कोई बात होगी इनमें तभी। तो उसके पीछे यही है कि अब उनके जो शो के पैसे हैं वो एक बच्चे से भी पूरे हो जाने हैं, सिर्फ एक बच्चे से उनके पैसे पूरे हो जाने हैं, चाहे उसका वीज़ा लगे या ना लगे। उसके पीछे भी काफ़ी गेम है, वो स्टेप बाय स्टेप में अपने पैसे पूरे कर लेते हैं। इधर बच्चे का रिफ्यूज़ल आए या उसका वीज़ा आए, उनसे उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको सिर्फ फाइल से मतलब है कि हमारे पास। उन्होंने जैसे अपने नीचे काउंसलर हायर किए हैं, उनके नीचे टेली काउंसलर हायर किए हैं, उनका टारगेट होता है। मैं आपको वहाँ की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे टारगेट होता है पर पर्सन, भाई आपने मंथली 3 या 4 बंदे लेके आने ही आने हैं पर पर्सन। तो मतलब अगर 10% भी उन्होंने हायर किए हुए हैं तो आप 40, एक बंदे के 4 के हिसाब से 40 पकड़ लो, तो 40 बंदे आए मंथली, तो आप सोचो कि उनकी इनकम कितनी तकड़ी है। और उनका वो टारगेट होता है और वही टारगेट उनको पूरा भी करना होता है, तो वो अपना ये काम आराम से करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो टीवी शो में मैं नहीं कहता कि सब फेक हैं, कोई 99.9% फेक हैं, 0.1% सही हैं। तो ये सर हमारे साथ थे जिन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी आपको, और आपने भी अगर कभी इंडिया से बाहर जाना हो, किसी तरह का कोई स्टडी वीज़ा लगवाना हो, वर्क परमिट करना हो, या कोई भी किसी तरह का वीज़ा आपने अप्लाई करना हो, तो इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखिएगा। और जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। धन्यवाद।